नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो दिल्ली में मौसम जितना प्रचंड हो रहा है, राजनीतिक पारा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। राजधानी में आमतौर पर इतनी गर्मी में चुनाव नहीं हुआ करते। नगर निगम चुनाव दिसंबर में हुआ तो विधानसभा चुनाव फरवरी में। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 2014 में 10 अप्रैल को तो 2019 में 12 मई को मतदान हो चुका था। इस बार 25 मई को तब चुनाव कराए जा रहे हैं जब गर्मी अपने पूरे यौवन पर होगी, जबकि मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि उस दिन तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है। निश्चित रूप से मौसम भी राजनीतिक समीकरणों को बदलने में सक्षम हो सकता है। बीजेपी पिछले 2 लोकसभा अब छठे चरण की बारी। सभी दलों की कैसी तैयारी? दिल्ली के मुद्दे पर जनता मौन। 7 सीटें जीतेगा कौन? तो इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है और ऐसे में नेता लगातार चुनाव प्रचार करके जुटे हुए हैं। आलम यह है कि सभी दलों के दिग्गज चुनावी रण में उतरकर अपना अपना दमखम दिखाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत छठे और 7वें चरण के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ की सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए जहाँ एक और बीजेपी फिर से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस और आप को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। अब निषाद राज के श्रृंगवेरपुर का विकास भी किया जाएगा। श्रृंगवेरपुर राम वनगमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा। क्या सपा कांग्रेस वाले कभी भी ये काम करेंगे क्या? सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखता नहीं है। अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था?
राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत। वही राम मंदिर भले ही बन गया हो, उद्घाटन भी हो गया हो, लेकिन सियासत अब भी जारी है। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं विपक्ष बीजेपी पर मंदिर के सहारे वोट बैंक बटोरने का आरोप लगा रहा है और कई सवाल खड़े कर रहा है। राम मंदिर ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी के 2024 के चुनावी मुद्दे राम मंदिर निर्माण, धारा 370, 3 तलाक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नागरिकता संशोधन कानून, समान नागरिक संहिता, मोदी की गारंटी। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने गठबंधन में ये मुद्दे जनता के सामने रखे। केजरीवाल की गिरफ्तारी, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई, महंगाई, बेरोजगारी, गरीब युवा किसान महिला कल्याण, जातिगत जनगणना, मणिपुर हिंसा, अग्निवीर योजना। वहीं एनडीए 400 पार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। दूसरी ओर आप और कांग्रेस का हाथ मिलकर दिल्ली के दिल को जीतने का काम कर रहा है। ऐसे में विपक्षी नेता एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर तंज कसने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोग, देश के लोग उनके 10 साल के काम से बहुत नाराज हैं, बहुत नाखुश हैं। चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी हो, दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करने वाले हैं। दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले। जहां एक और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बीजेपी की हार और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी एक बार और नया रिकॉर्ड बनाकर तीसरा जीत का दम भर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 25 मई को दिल्ली के दिल पर किसका राज चलता है और देश की जनता किसको स्वीकार करेगी और किसको नकार देगी। इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 6वां और 7वां चरण बाकी है 25 मई और 1 जून का। लगभग 80% चुनाव निपट चुका है और अब भी कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर मतदान होना बाकी है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका। संजय बागड़िया है, बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ निवान शर्मा है, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ जाकिया खान है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। अश्विनी जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं क्योंकि लगभग 80% चुनाव निपट चुका है।
हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया कि जितने चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, हम 300 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं, 400 भी हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े राज्यों पर कंसंट्रेट करने के साथ साथ दोनों ही बीजेपी एनडीए हो या इंडिया अलायंस, आप सबका फोकस छोटे छोटे राज्यों में भी है, उनमें दिल्ली भी शामिल है। 2014-2019 आपने रिपीट किया। अब क्या इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एकजुट होना आपके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है? संकेत तो यह कह रहे हैं कि आपने डर के मारे अपने 7 में से 6 कैंडिडेट्स बदल दिए। मारे तो हमने खाना खाना छोड़ दिया है, डर के मारे तो हमको तो लग रहा है कि जो है देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जो है इतना भ्रष्टाचार का जाल फैला दे रहे हैं, इतना नेगेटिव नैरेटिव फैला दे रहे हैं कि हमको डर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लेकिन एक जगह हम लोग जो है एकदम टाइट रहते हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी है और हमारा नेता जो है बहुत ईमानदारी से जनता के साथ खड़ा है, जनता के सुख और दुख में खड़ा है, जनता के विकास के लिए खड़ा है। हम इन लोगों के जैसे भ्रष्टाचारियों और जो है व्यभिचारियों के चक्कर में जो है हम लोग डरेंगे और अपने प्रत्याशी बदलेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है। हम किसको लड़ाएं किसको न लड़ाएं। अगर ये बदलते तो हम राहुल गांधी जी से पूछते कि जो राहुल गांधी जी इस कंपनी के मालिक हैं, उनको 23 तारीख को क्यों टिकट मिला रायबरेली से? उनको तो पहले भी मिल सकता था, वो तो प्रथम पंक्ति के लोग हैं, उनके मालिक है, पहली जो है उनके दस्तखत से जो है टिकट जारी होता था। तो रायबरेली से 23 तारीख को अंतिम दिन टिकट क्यों घोषित किया गया? उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है और हम दहशत में हैं, ये थोड़ा सा हंसने वाली बात है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पिछले चुनाव में भी जब 5 चरण हो गए थे कुणाल जी, तो हम लोगों ने जो है 238 सीट भाजपा ने जीती थी, जो रिजल्ट आया था पहले 5 चरण में, और एनडीए ने 278 सीट जीता था। ये पिछले 19 की बात बता रहा हूं। और जो 115 सीट बाद में जो बची थी उसमें 65 सीट बीजेपी को आई और 77 सीट मतलब एनडीए को मिली थी, हमको मिला के। और इन लोगों का कितना था? 55 और 100 कुछ ऐसे कुछ सीट इन लोगों की पूरे देश में लोगों को मिली थी। हिंदुस्तान की जनता फिर वही फैसला करने जा रही है। 2 चुनावों में दिल्ली में हमको 7 में 7 सीटें दिया है। इस बार भी वो देख रही है कि किस तरीके से इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री गाली देते हुए कांग्रेस को दिखाई दे रहे हैं, और चन्नी साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं वहां के लोगों को, वो दिख रहा है। और किस मुंह से ये लोग दिल्ली में एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। एक आंकड़ा अश्विनी जी आपने हमको दिया, एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं 2014 का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जो वोट प्रतिशत लगभग 46.4 था, जबकि कांग्रेस का 15.1 और आम आदमी पार्टी का 32.9। यानी कि आप और कांग्रेस अगर दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा दे, मिला दे, तो आपसे ज्यादा पड़ रहा था। क्या आपको डर लग रहा है कि 2014 में जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी आम आदमी और इंडिया अलायंस को, वो उन्होंने 2024 में अपना ली है, तो यहां समीकरण फंस सकते हैं? नहीं, देखिए अब उस फिर डर की बात आपने कहा, वो डर का एक उदाहरण और दे देता हूं। नहीं, क्योंकि आपने एक भी सिटिंग सांसद को दोबारा मौका देना मुनासिब नहीं समझा, एक्सेप्ट मैंने तो वही पूछा ना कि हमारी स्ट्रेटजी है, हमने मनोज तिवारी जी को लड़ाया, बाकी हमको नहीं लड़ाना था। राहुल गांधी जी क्यों 23 तारीख को यहाँ आए भाग के? वायनाड में हार रहे थे क्या कि यहाँ भाग के आ गया? मेरी हिम्मत नहीं हुई, डर गए। डरो नहीं, जो ब्रांड है ना वो उनका है, उनके पास चिपकाइए, हम लोगों के पास डरो नहीं का ब्रांड नहीं है। वही नारा दिया, डरो मत। लेकिन दिल्ली से गई पटना, पटना से गई पूना, पता नहीं क्या क्या गाना आता था। उसी तरह अमेठी से गए वायनाड, वायनाड से आए रायबरेली, अब रायबरेली से जाएंगे इटली। उनको समझाइए। और अरविंद केजरीवाल जी, 2 जून की रोटी जो है उनको जेल में मिलेगी, उनको समझाइए। अब आप 2 जून की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 25 मई की बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगा सर आपके पास, छोटा छोटा उदाहरण के साथ आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब नहीं मिला आपको जी। आपने डरने की बात कर दी, मैं मेरा जो है समय आपने डरा के जो है कर दिया। मैं थोड़ा सा डरी हुई पार्टी है, थोड़ा समय दीजिए ना। आप तो डर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का जो है परिवार है, और 2 करोड़ लोगों का परिवार जो है दिल्ली में है। 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 47 लाख वोटर वहां है, और यहाँ के वोटर का अंदाजा लगा लीजिएगा। 2019 का चुनाव होता है, बेमेल गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का बनता है। हमको वहां भी डर नहीं लगा, वहां 66 सीटें हम लोग जीत कर आए हैं। उसके बाद क्या स्थिति आप दिल्ली में करेंगे? दिल्ली में तो 2 मुंह साफ 2 लड़ रहे हैं, जो पंजाब में गाली दे रहे हैं, यहाँ पर आकर गलगैया कर रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। संजय बागड़िया जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस जो तमाम
पंजाब से लेकर कई हरियाणा तक में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुसीबत होगी कि 2019 में आपके दो कैंडिडेट थे, अरविंदर सिंह लवली और विजेंद्र सिंह, वो दोनों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में चुनौती है या नहीं है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस कांग्रेस के लिए? संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए कुणाल जी, जी देखिए कुणाल जी, जहां तक प्रश्न है कि कौन कहां पर है, ये आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का, हाँ मुझको तो आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर, ठीक है। हेलो, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के हिसाब से पार्टियों को तोड़ती रहती है और बेजा इस्तेमाल करती है, तो उस विषय में मैं समय खराब नहीं करूंगा। प्रश्न ये है, आपने ये कहा आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो की। सर हम तक आपकी आवाज एकदम नीट एंड क्लीन पहुंच रही है सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए कुणाल जी, क्योंकि शायद ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है, मैं फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। आप अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, वो ये बार बार ये बोल रहे थे, ये जो बार बार कह रहे थे जी, ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम अपने जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम उसको बदलें, कैसे भी बदलें, कोई भी सांसद बदलें। हमारी भी स्ट्रेटेजी है कि हम आम आदमी के पार्टी के साथ मिलकर बात कर रहे हैं या हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चुनाव लड़ रहे हैं उसमें उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जनता का प्रश्न है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जनता का जो प्रश्न है, उन सांसदों को जो बदला गया है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूं। 2024 में इन 7 सांसदों को सांसद निधि में 124 करोड़ रुपए मिले थे। इन्होंने खर्च कितने किए? केवल 45 करोड़, 45.5 करोड़ रुपए। इसका जवाब ये देंगे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या जनता की सेवा करी? इन 7 सांसदों ने पिछले 10 साल में क्या कार्य किए? एक कार्य बता दें। जो सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो देश की जो लोगों की, जनता का क्या भला करेंगे? माफ कीजिएगा, ये लोग सिर्फ एक बात करते हैं, मोदी जी के कार्य देखिए। अरे भाई, आप सांसद जो आपने चुने हैं, 7 सांसद दिल्ली ने 2 दफा दिए आपको, आपने क्या किया? मैं आपको एक छोटी डिटेल बताता हूं। आप मुझे बताइए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में 22 करोड़ को लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ना कि कांग्रेस को 14 करोड़ तो दिल्ली की जनता ने कितना स्वीकार किया है, ये 2014 से हम देख रहे हैं। और 2014 के बाद से लगातार ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हालत कितनी खराब हुई है, ये भी हमने देखा कि एक नंबर तो ऐसा था जब विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में, उसमें कांग्रेस पार्टी जो 15 साल तक राज करती नजर आई, एक विधायक नहीं था रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। मैं आऊंगा संजय जी, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। विधान जी, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से। मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन के मुद्दे पर आप लोग अस्तित्व में आए थे। 2012-13 का वक्त था जब आपने कहा था कि भाई यूपीए सरकार घोटालों की सरकार है, 2G 3G कॉमनवेल्थ तमाम चीजें आप करते नजर आए। लेकिन लोग चौंक गए थे 2013 में ही, और 2013 वाला सवाल अब 2024 में भी आ रहा है। 2013 में भी जब चुनाव हुए थे और बीजेपी ने सत्ता में सरकार बनाने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, तब आपने 28 से 29 विधायकों के साथ सरकार बनाई और कांग्रेस के 10 विधायकों ने आपको सपोर्ट किया था 2013 में। अब जब फिर से इंडिया अलायंस बनता नजर आ रहा है तो आप पंजाब में उनके खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनका साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। जनता थोड़ी कंफ्यूज नहीं हो रही है कि आखिरकार कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली वाली या पंजाब वाली? सर, जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही है। जनता को क्लियर है कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि संविधान को बचाना है और ऐसी गवर्नमेंट चलानी है जो प्रो पीपल गवर्नमेंट हो, जो लोगों के लिए चलाई जाए, जो लोगों का काम करे। अभी आपने 2013 से 2024 का रेफरेंस दिया और 2013 के बाद 2014 भी आया था, अगर आपको याद हो तो। 2014 में एक ऐसी पार्टी आई थी जिसने देश को इतना सुनहरा विजन दिया था
2019 में आके क्या बोला कि 70 साल के गड्ढे हैं, भरने में समय लगेगा, थोड़ा एक मौका और दे दीजिए। 2022 के लिए इन्होंने 2019 में क्या बोला कि हर सर पे छत दे देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम देश को विकसित देश बना देंगे, हम विश्व गुरु बना देंगे। अब 2023 भी चला गया, 2024 आ गया, ये 2022 की बात ही नहीं करते। अब ये क्या कर रहे हैं कि आसपास का टारगेट नहीं रख रहे, अब ये टारगेट रखते हैं 2047 का। ना कोई युवा रहेगा, ना कोई देखने के लिए रहेगा कि 2047 में इन्होंने क्या करना है। तो ये केवल और केवल झूठ फैलाते हैं। इनका जो प्रोपेगेंडा है वो पहले 5 फेजेस में पूरा ध्वस्त हो चुका है। जब 10 साल के कामों के लिए ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस टिका रहा कि आप ये बताइए आपने 10 साल में क्या किया, जब इनके पास कुछ नहीं था बताने के लिए, तो ये आखिर में अपना जो इनका एक सेट पैटर्न है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय भैंस बकरी मंगलसूत्र, इस पे इन्होंने 5 फेज का चुनाव लड़ा है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया और ये सोच के जेल में डाल दिया कि ये एक व्यक्ति है जो बाहर रहेगा तो मुद्दों की बात करेगा। मुद्दे बताने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दों पे ये डिस्कशन कर ही नहीं सकते, 1 मिनट में भाग जाते हैं। ये अभी बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि हम तो डरी हुई पार्टी हैं, हम तो डरी हुई पार्टी हैं। तो ये तो दिख रहा है कि ये डरी हुई पार्टी है, ये डरी हुई पार्टी है, इसी वजह से तो ये ऑपोजिशन को जेल में डालते हैं। ये डरी हुई पार्टी है, इसीलिए तो ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये डरी हुई पार्टी है, इसीलिए तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ऑर्डिनेंस लाके बदल देते हैं। ये डरी हुई पार्टी है, इसलिए तो ये चंडीगढ़ में जो है वो कैमरे के ऊपर वोट चुराते हैं। ये डरी हुई पार्टी है, ये इनसिक्योर पार्टी है। और अब तो एक नई चीज आ गई कि ये जो मोदी जी वोट मांग रहे हैं, ये तो अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का अपना लॉ है कि 75 साल में रिटायर होना है। अब वो तो अलग अमित चीज शाह हो के गई लिए ना लोग कि वहां वोट क्यों पर करें? अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए और बाकायदा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी एक प्रश्न चिन्ह लगा। वो हमने कल भी देखा जब योगी जी को लेकर मोदी जी और अमित शाह जी से ज्यादा चिंतित तो अरविंद केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं। वो लेकिन वो बिहाइंड द कर्टेन क्या स्ट्रैटेजी, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन निवान जी छोटा सा जवाब, उसके बाद में जाकिया जी के पास जाऊंगा। आप 400 पार के नारे पर सवाल उठा रहा है इंडिया अलायंस। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 300 पार हम जा रहे हैं, आपका आधार क्या है? अगर उन्होंने 400 पार की बात कही तो आप भी तो 300 पार का नंबर दे रहे हैं, उसका आधार क्या बना निवान जी? सर देखिए, मैं आपके चैनल पे बहुत कॉन्फिडेंटली एक चीज कह के जा रहा हूं, जब रिजल्ट आएंगे आप याद रख लीजिएगा, इनकी 200 सीटों से ज्यादा नहीं आ रही है। लोगों के बीच में गुस्सा है इन लोगों को लेकर। ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करके वोट लेना चाहते हैं, जो लोगों ने इस बार रिजेक्ट कर दिया है। मोदी जी ने लगातार कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, लेकिन 10 साल बाद भी अगर इनको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, इसका मतलब इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। और लोग इनको आउटराइटेडली रिजेक्ट कर चुके हैं इस बार, क्योंकि इन्होंने 10 साल में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। किसान आज भी नॉर्थ इंडिया में पूरी रेलवे नेटवर्क घेर के बैठे हुए हैं। 1200-1250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं। 750 किसानों की शहादत हो गई। किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई इस सरकार ने, हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोला कि हम एमएसपी था, है और रहेगा। आज भी किसान एमएसपी की मांग करने के लिए सड़क पे बैठा है, लेकिन उसको सुनने के लिए कोई नहीं है, उसको दिखाने के लिए कोई नहीं है। देश का एक भी किसान ऐसा जो अपनी किसानी से प्यार करता है और अपने देश से प्यार करता है, वो एक किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, तमाम सवाल जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में जाकिया जी के पास जाऊंगा। अश्विनी शाही जी, जो तमाम चीजें, तमाम कमियां, तमाम लूपहोल इस वक्त निवान जी गिनाते नजर आ रहे हैं, इसका क्या समाधान है? इस हिसाब से तो फिर पिछले 5 साल जो कह रहे थे कि समस्याओं के समाधान के तौर पर देखा गया, लग रहा है समस्याएं डबल हो गई फिर तो। हेलो, आवाज आ रही है? मैं आऊंगा जाकिया जी आपके पास। अश्विनी जी, आप इससे छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए प्लीज। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो अभी भाषण दिया लंबा चौड़ा, देश के लोग समझ रहे हैं किस तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी सशर्त छूटे थे, और वो छूटे क्या थे, किस तरीके से जस्टिस खन्ना के नाम से जो है ट्रोल हुआ था। इन्होंने जब जमानत नहीं मांगी तो जमानत मिल गई। तो कई जगह का बड़ा हेल में इस समय इनके लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा है, कभी कभी खराब हो जाता है। अभी ईवीएम पर जब बोला था तो शायद खराब था, वो रोने का रुदन का वो कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि 4 तारीख को हमारी सरकार आ जाएगी, 5 को हम जो है जेल से बाहर होंगे, क्या भाई विरासत है क्या? विरासत है क्या कोई कि 4 को सरकार आ जाएगी, 5 को छूट जाएंगे? आज अभी आपने सुनाया, आप ही के चैनल पर सुना कि वो सोरेन साहब के लिए भी बोल रहे हैं 4 को सरकार आएगी, 5 को छूट जाएंगे, यानी कि वोट पर भी कब्जा कर लिया है लोगों ने।
क्या हो रहा है, किस तरीके के भ्रष्टाचारी हैं। शराब बेचने वाले, शराब घोटाला करने वाले अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बोलना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने हमको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये लोग बता रहे कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में। ममता जी अलग लड़ रही हैं, कम्युनिस्ट अलग लड़ रहे हैं, ये दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। कैसे बनाएंगे सरकार? 300 सीट, हमको 200 सीट कह रहे हैं। 200 से अभी 143 220 दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके प्रवक्ता 200 सीट दे रहे हैं। 143 दे रहे हैं अखिलेश जी। ये लोग पहले तय कर लेंगे कितना देना है। इतने बड़े भविष्यवक्ता ना बने। जनता ने तय कर लिया है 400 पार लगाने का, और 310 से ऊपर हम लोग पा चुके हैं। छोटा सा रिएक्शन जी बोल चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तगड़ा ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग कितना लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 200-150 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ठीक है, सुन लीजिए जी। देखिए, आपका चैनल लाखों लोग देखते हैं। अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो टिप्पणी करी, जस्टिस का नाम लेके जो टिप्पणी करी, ट्रोल कहा, मैं इस डिस्कशन का पार्ट नहीं हूं। मैं इस जो भी इन्होंने जज को लेकर कहा, जो भी इन्होंने कहा कि बिना मांगे बेल मिल गई, मैं इसका पार्ट नहीं हूं। आई एम श्योर आपका चैनल भी इसको नहीं एंडोर्स करेगा। दूसरी बात, मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। जब इनके पक्ष का निर्णय होता है तो ये तारीफ करते हैं, जब इनके पक्ष का निर्णय नहीं होता तो ये कोर्ट पे भी सवाल उठा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली की सरकार जो है वो सुप्रीम पावर है, इन्होंने उसका ऑर्डिनेंस लाके निर्णय बदल दिया। इन्होंने एलजी सर पे ऐसा बिठा दिया जो एलजी ना हमें काम करने देता है, ना होम मिनिस्ट्री के कहने पे जो सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की जनता ने देख लिया कि कौन सांसद ऐसे हैं जो दिल्ली की कामों पर कुंडली मार के बैठे हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के काम कराना चाहते हैं। लोगों को पता है कि अगर बीजेपी आ गई तो फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, काम जो हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि फ्री बस सर्विस नहीं देनी चाहिए। अब तो नया इन्होंने फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका देख लीजिए। अब क्या अमित शाह जी ने क्या कह दिया आज दिल्ली में आके कि जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन करते हैं वो लोग सब पाकिस्तान चले जाएं, वो लोग सब पाकिस्तानी हैं। ये लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अपने देश की जनता को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। जनता दिल्ली में इनको एक वोट नहीं देने वाली। और आप मेरी बात याद रख लीजिएगा कि जब चुनाव आएंगे इनको 20% 25% से ऊपर दिल्ली में वोट नहीं मिलने वाले। ठीक है, लेकिन अश्विनी जी तो साफ ये कह रहे हैं ना निवान जी कि भाई आप अगर अलायंस के साथ हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी एक समान होनी चाहिए थी, एक साथ एक मुद्दों पर आपको हमला बोलना चाहिए था। लेकिन दिल्ली में आपकी अलग आइडियोलॉजीज है, अलग आप लोग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। पंजाब में आपकी अलग है, उत्तर प्रदेश में आपकी अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है। यही तो इनके लिए आसानी थी। पहले ये एक नेता को पकड़ते थे, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते थे उसको बदनाम करने के लिए, 1-on-1 फाइट बनाने की कोशिश करते थे और बताते थे कि मोदी जी के सामने तो कोई है ही नहीं, हजारों करोड़ खर्च किए जाते थे। अब जब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बड़े नेता इनको चुनौती दे रहे हैं, जिनको ये नहीं ट्रोल करा सकते, जिनको ये नहीं बदनाम कर सकते, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम करके नाम कमाया, जिन्होंने सरकारें 2-3 बार काम करके बनाई है, इतने सारे नेता देने से सर काम नहीं चलेगा ना। पूरी कैबिनेट तैयार करने से पहले आपको प्रधानमंत्री का चेहरा भी तो देना पड़ेगा। पूरा चुनाव निपटता हुआ नजर आया। जब चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना था तब आप ना कॉमन लोगो जारी कर पाए, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर पाए, ना कॉमन फेस जारी कर पाए। जिसने आधार रखा इंडिया अलायंस का वही आपको टाटा बाय बाय मझधार में छोड़कर चला गया। ऐसे में फिर जनता तो पूछ रही है ना कि भाई आपका नेता कौन होगा। वो पूछेगी ना कि भाई अगर इंडिया अलायंस जीत गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो तो सोच के भी कांप जाते हैं कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आ गया तो क्या होगा। 5 बड़े सुप्रीम दल हैं, हर किसी का 1-1 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री बनेगा क्या। सर, कॉमन प्रोग्राम एक ही है, हमारे देश का संविधान। जब हमारे देश का संविधान ही नहीं रहेगा तो आप जितनी मर्जी बीजेपी वाले आ जाएं, ये इन्होंने सबका सब संविधान और लोकतंत्र की हत्या करनी है। दूसरी बात, आपने नेता की बात करी, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो अगला देश का प्रधानमंत्री होगा वो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, उसकी डिग्री असली होगी, और वो जिले में कैपिटल नहीं ढूंढेगा, वो मंगलसूत्र की बात नहीं करेगा, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, वो देश की बात करेगा, प्रोग्रेसिव इंडिया की बात करेगा, विकसित भारत की बात करेगा। मंगलसूत्र तक और मंगलसूत्र से लेकर पाकिस्तान तक के जो आरोप लगाते हैं ना उस पर साफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स करते हैं। उसके लिए मजबूर भी इंडिया अलायंस के मुख्य रूप से कांग्रेस के नेताओं ने किया था। यहां पर संजय जी भी कहते नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का राग अलापती नजर आ रही है, मंगलसूत्र का राग अलापती नजर आ रही है, मुसलमान का राग अलापती नजर आ रही है। सैम पित्रोदा नहीं बोलते विरासत टैक्स के बारे में तो मजाल है वहां से रिएक्शन निकलकर सामने आता। मणिशंकर अय्यर ना बोलते कि हमें पाकिस्तान के आगे हाथ खड़े होने चाहिए तो वहां से पाकिस्तान पर रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आता। मजबूर तो कांग्रेस ने किया ना सर।
तो उसके लिए आप सवालों के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करेंगे तो फिर तो सवाल उठेगा। अश्विनी जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद संजय जी के पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूं निवान जी आपके पास। एक मिनट रुकिए। हमने तो इनको मजबूर मणिपुर पे बोलने के लिए भी किया था, क्यों नहीं बोला इन्होंने? हमने तो इनको मजबूर महिला रेसलर्स पे बोलने के लिए भी किया था, क्यों नहीं बोला इन्होंने? क्यों इनको हिंदू मुसलमान पे बोलना अच्छा लगता है? क्यों इनको मंदिर मस्जिद पे बोलना अच्छा लगता है? क्यों इनको मंगलसूत्र पे बोलना अच्छा लगता है? मणिपुर में महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठेगा तो दिल्ली में फिर स्वाति मालीवाल के सम्मान पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम सियासी समीकरण पर बात करें। अश्विनी जी आपका रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें जो महिला के सम्मान में जो पार्टी महिला के सम्मान के खिलाफ है उस पार्टी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। बीजेपी के राज में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर लिखवाने के लिए महिला रेसलर्स को। अब पढ़े लिखे की बात अभी इन्होंने किया, अभी पढ़े लिखे का सर्टिफिकेट मांगा था इन लोगों ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। अहमदाबाद कोर्ट से जुर्माना लगा था, ये भूले होंगे नहीं, ये प्रवक्ता, ये सर्टिफिकेट ही मांगा था। क्या वहां क्या यूनिवर्सिटी ने जो बताया, तो पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा इनका मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार करे, तो भाई नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री देश को जो भ्रष्टाचार करे, चाहे नेशनल हेराल्ड में करे और चाहे शराब में करे। वो नहीं चाहिए देश को ऐसा प्रधानमंत्री। देश को प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा चाहिए कि जो देश को विश्व में जो है आज जो लोकप्रिय किए हुए हैं, विश्व में व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है। 11 से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था किया। 3 दिन से अखबार आप पढ़ते होंगे, 3 दिन से रोज निकल रहा है 7.7% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोज निकल रहा है अखबारों में। कहाँ है आप? किसकी व्यवस्थाएं है? मैन्युफैक्चरिंग में आप आकर तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे नंबर पर खड़े हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में आप तीसरे नंबर पर हैं। आप इंडिया को जो बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, कहाँ थे भाई? आप लोग तो कुछ नहीं, आप लोग तो शराब एक पर एक फ्री दे रहे थे। दूसरा जो है अभी देखिए स्थिति, जो स्वाति मालीवाल का हम नाम नहीं लेंगे यहाँ, लेकिन जो कोर्ट से निकलकर अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट का जो क्या कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। हम तो निवेदन करेंगे, शर्त के साथ हुआ है, ठीक है। उनको छोटा सा जवाब जाकिया खान जी से, बहुत देर से बैठी इंतजार कर रही हैं, दिल्ली की सियासत पर लगातार पैनी नजर रखती है। जाकिया जी आवाज पहुंच रही है आप तक मैम? जी जाकिया जी, दिल्ली की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी। आप लगातार दिल्ली की सियासत पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रख रही हैं। क्या मजबूरी का कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक गठबंधन के बैनर तले नजर आना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी खुद ही अस्तित्व में आई थी कांग्रेस के खिलाफ एक नई तरह की सियासत, एक नई तरह की पॉलिटिक्स देने के मकसद से? हमें समझना होगा कि इस बार जो इलेक्शन हुई है ये किसी पार्टी पर नहीं, संविधान और गैर संविधान के वजह से हो। यहाँ से बात होती है पब्लिक के ओपिनियन की, अगर आप बात करें तो धरातल पे लोग उनके बारे में आप बात करें तो सबका यही कहना है कि हर हाल में हमें इन चीजों को हटाना है जो हमारे हाथों से निकलती जा रही है। जो 5% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट बनाता है, हमारी डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंट बनाता है, हमारे सेक्युलरिज्म को इम्पोर्टेंट बनाता है, वो खोता देख रहे हैं पब्लिक, और इसी वजह से प्लान को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑडियो को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है जाकिया जी, दोबारा से ठीक कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरकार कांग्रेस लगातार नेता विहीन होती जा रही है। एनडीए पूछ रहा है कि भाई पार्टी के अंदर ना नीति है ना नेता है, जो थे वो भी टाटा बाय बाय कर जा रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी किस आधार पर कह रही है? आप राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे ना कि भाई अभी आने वाले वक्त में जब नतीजे सामने आएंगे तो इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आएगा, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा। दिल्ली के चुनावों की आप बात कर रहे हैं तो अरविंदर सिंह लवली से लेकर विजेंद्र सिंह तक सब आपको सर छोड़कर चले गए। साफ आरोप लगा रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। उदित राज, कन्हैया कुमार को लेकर इतना ज्यादा डिस्कंफर्ट था कि नेताओं तक को अपनी पार्टी को छोड़कर जाना पड़ा। तो किस आधार पर आपने टिकट बांट दिए सर? रविंदर सिंह लवली जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा 2017 में भी वो गए थे भारतीय जनता पार्टी में। ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछा जाना चाहिए था ना कि वो उस पार्टी को छोड़कर क्यों आए थे। तो ये प्रश्न बनता ही नहीं है। और हमने तो बड़ा दिल करके उनको एक बहुत उच्च पद दिया, लेकिन वो फिर वो उनका अपना निजी विचार है, वो चले गए। उससे मैं तो कुणाल जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सिंपल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
किन मुद्दों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। माफ कीजिएगा, जो इनके 7 सांसद हैं उनका एक भी काम बता दें। और जब ये मोदी जी की बात करते हैं, तो मुझे बताएं, क्या 15 लाख जो आने थे खातों में पूरे आ गए? क्या 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल देने की बात थी वो आ गई? क्या पेट्रोल के दाम घट गए? क्या महिला सशक्तिकरण हो गया? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या सैनिकों का जो अग्निवीर योजना है उससे सैनिक खुश हैं? क्या नोटबंदी के ऊपर बात करते हैं? क्या जीएसटी की बात है जिसपे क्या व्यापारी खुश हैं उससे? कोई मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो इनके हिंदू मुसलमान के बिना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का भाषण न शुरू होता न खत्म होता। पाकिस्तान को लाना इनकी मजबूरी है। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमने कहीं पाकिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया। सारे लूप होल हैं अगर सत्ता में विराजमान एनडीए के अंदर, तो आखिरकार 2014 से सर आप सत्ता विहीन क्यों हैं? जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी, वो राज्य कांग्रेस के हाथ से क्यों निकल गए? दिल्ली में अश्विनी जी जवाब दीजिए। काम किया, क्या एक काम बता सकते हैं? देखिए, सुन लीजिए, एक काम ही सुन लीजिए। कुल मिलाकर देखिए, हिंदू मुसलमान हमने नहीं किया, ये लोग आरोप लगाते हैं। अभी अब ये लिखा है, इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बहुसंख्यक कौन है भाई? हिंदू तो है हिंदुस्तान में, तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है आरोप? ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कांग्रेस क्या स्थिति जो है बहुत ही विकराल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कांग्रेस जो है 2% और उत्तर प्रदेश में है। देश में जो है 53-54 सीट है, अभी देखिए 24 है ना, 24 सीट पाएंगे ये लोग पूरे देश में। लेकिन आरोपों की घड़ी कांग्रेस जो है अपने आप को किनारे कर देती है। इन्होंने प्रियम्बल जो कहते हैं ना कि संविधान बचाएंगे, संविधान की हत्या आप लोगों ने की थी 75 में। प्रियम्बल को बदल के अपने संविधान की हत्या कर दिया था। 2 करोड़ और 15 लाख किसी भी संकल्प पत्र में हो हमारे, मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दीजिए। मैं तो आपके उसकी बात कर रहा हूं, पेज नंबर बता रहा हूं, इसमें लिखा है बहुसंख्यकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिखित प्रमाण आपके पास है। एटम बम पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आपके नेता गिरवा रहे हैं। भैया कहां हम किसकी बात न करें? पाकिस्तान की बात करें। एटम बम गिरवाए, मोदी जी कहाँ झूठ बोल रहे थे? 15 लाख आप वो ले आइए ना, आप ले आइए ना, संकल्प पत्र ले आइए अपना। संकल्प पत्र देखिए, हमारे संकल्प पत्र में लिखा है कहीं तो झूठ राहुल गांधी जी बोलते हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेकर आए थे। आज देश को हम लोग उन्नति के दशा में ले जा रहे हैं। जितने गड्ढे थे सब भर रहे हैं। आपने एचएल बंद किया, एचएल हमने वहां पर चालू कराकर तेजस भरवा दिया। आपने HDFC बेचा, आपने एक्सिस बैंक बेचा, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। आप लोगों ने देश का 56 सालों में देश का बर्बादी का अलावा कुछ नहीं किया। आपने घोटाले किए, 2G से लेकर जीजाजी तक सिर्फ घोटाले किए। उसके बावजूद भी आप आकर यहाँ बहस करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया। हमने वंदे भारत चलाई, हमने देश को जो है एक बेहतर आत्मनिर्भर बनाने की बात की। हमने कौशल विकास योजनाएं चलाई, हमने लखपति दीदी बनाया, हमने खाते खुलवाए, 48 करोड़ से ज्यादा 52 करोड़ खाते खुलवाए, शौचालय 12 करोड़ बनवाया, पानी शुद्ध पानी सबके घरों में दिया, राशन हम बांट रहे हैं। आप नकलची बंदर की तरह 10 किलो का नकल कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए। तो कांग्रेस से पूछा जाएगा कि कांग्रेस 5 किलो राशन पर सवाल उठा रही थी एनडीए के, अब उसने 10 किलो का ऑफर किस खुशी में दे दिया है? निवान जी एक चीज बताइए कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक, एक सेकंड संजय जी, ऑडियो क्लैश हो जाएगा आपके साथ, ये दिक्कत है, मैं समझ रहा हूं मैं, ठीक है, ऑडियो क्लैश होगा। निवान जी ये बताइए कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक बेहतर जल, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ 4 से 5 अहम बिंदु हैं जो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली से लेकर पंजाब तक चला रही है। क्या जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसी आधार पर आपको उम्मीद है कि दिल्ली की जिन 4 सीटों पर आपके कैंडिडेट उतरते हुए नजर आ रहे हैं और पंजाब की 13 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़कर संसद तक पहुंचेगा, या फिर आपको कांग्रेस की कुछ खास बड़ी गलतियों का भुगतान आपको करना पड़ जाएगा? सर दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये बहुत क्लियर है। पंजाब में 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि हम लोग काम की राजनीति करते हैं। जो कहा वो किया, जो गारंटी दी गई उसको पूरा करके अगले चुनाव में गए। अब ये बीजेपी वाले क्या कह रहे थे? झूठ। सुबह सुबह उठकर इनको एक पर्ची दी जाती है। ठीक है सर, शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से फिलहाल ये दिक्कत सामने आई है। बहरहाल
तमाम रणनीतियों के हिसाब से लगातार समीकरण बदल रहे हैं। अश्विनी जी छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। जाकिया जी आपके पास आवाज पहुंच रही है क्या? बिल्कुल आप ठीक है मैडम, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सकती हैं प्लीज। देखिए, जो अभी दिल्ली के बारे में अगर बात किया जाए और इंडिया के बारे में पूरा इलेक्शन के मुद्दे को देखा जाए तो टू बी ऑनेस्ट जो धरातल पे से फिगर आ रही है वो ये है कि आपकी 145 पे आपकी बीजेपी सिमट रही है इस बार। ये मैं बोल रही हूँ, आज आप नोट कर लीजिए और जब 4 तारीख होगी उसके बाद हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करेंगे। चलिए, और देखना बेहद खास होगा कि आखिरकार 145 पर कौन टिकता नजर आएगा, कौन 300 क्रॉस करेगा और कौन 400 पार जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। कुल मिलाकर 7 में से 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं और लगभग 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। ये 115 सीटें उन महत्वपूर्ण छोटे छोटे राज्यों से आ रही हैं जहां पर हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल है, जिनमें लगातार पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है। क्या हैट्रिक यहां पर भी होगी, क्लीन स्वीप होगा, या फिर इंडिया अलायंस के तहत जो तमाम नई रणनीतियां बनी हैं वो डेंट लगाती नजर आएंगी? नतीजे 4 जून को आपके सामने होंगे। बहरहाल छोटा सा ब्रेक, हम लोग का सिलसिला जारी।